हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। 1 मिनट, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को देख देख लिया था, समझ लिया था। आज हम लोग ईसीजी को देखेंगे। बेसिकली यार ईसीजी कुछ है नहीं, बस भौकाली है, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। कोई पूछे कि ईसीजी क्या है क्या भाई ईसीजी? कुछ नहीं, एक ग्राफ है। जैसे फिजिक्स में ग्राफ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिकल में कहीं कहीं ग्राफ पढ़ते हैं, उसी तरीके से बायोलॉजी का एक ग्राफ है। काम क्या है इसका? काम का कहानी ये है दोस्तों कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा माना था कि ये बस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करता है। मतलब क्या है भाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट? मतलब क्या? हाथी घोड़ा क्या? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट मतलब ये हुआ कि हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस पहले ईसीजी इसी को मेजर करने के लिए काम में आता था। बाद में वैज्ञानिकों को ये अनुभव हुआ कि अरे भाई, हम तो इसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर करने के लिए बनाए थे, लेकिन ये तो सिस्टोल और डायस्टोल को भी मेजर कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? लास्ट क्लासेस में हमने बता दिया है, आप उसको प्लीज़ जाकर देखें। अच्छा, कैसे जा इसमें क्या होता है ईसीजी में? ईसीजी में ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और सिस्टोल डायस्टोल को बताता है? होता कुछ नहीं है, 3 लीड होता है। चुट्टा, 3 लीड होता है। अराउंड तो चुट्टा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे ऐसे समझ लो कि जो कपड़ा जब हम लोग बाहर सूखने को डालते हैं तो वो नीचे न गिर जाए, इसके लिए एक क्लिप आती है। उसी तरीके का ईसीजी में यूज होने के लिए 3 क्लिप आता है। कहाँ कहाँ लगता है? एक तो लेफ्ट एंकल पे, और जो बाकी 2 है वो दोनों रिस्ट पे। ये इसका पूरा कहानी है। क्या कहानी है? एक तो ग्राफ है, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए दिया गया था, बाद में वैज्ञानिकों को ये अनुभव हुआ कि ये सिस्टोल डायस्टोल दोनों को मेजर कर सकता है। कैसे मेजर करेगा? तो 3 लीड होगा, एक लेफ्ट एंकल और 2 अदर, दोनों रिस्ट पे। ये इसका कहानी है। अब ग्राफ कैसा है? ऐसा है। ऐसा है मतलब? ऐसा मतलब देखो, एक पी आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा उठा, फिर थोड़ा सा अंदर गया, थोड़ा सा नीचे आके आर गया, आर से फिर ट्रायंगल टाइप का बनाया, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे आया, जिसको एस बोले और टी बोले। अब अपने मन से नहीं बोले हैं हम लोग, अपने मन से नहीं बोले हैं। हर एक पॉइंट कुछ न कुछ दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? सबसे पहले देखते हैं कि पी क्या दर्शा रहा है। पी दर्शा रहा है आर्टिकल डीपोलराइजेशन को। मतलब आर्टिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? जब निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो ये पी उसको दर्शाता है। अच्छा, डीपोलराइजेशन किसको दर्शाता है? सिस्टोल को। तो मतलब साफ है कि आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन जो है उसको पी बताता है। क्यूआरएस क्या बताता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, जिसको डायस्टोल भी हम लोग बोलते हैं। क्यूआरएस जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स बताएगा, इसको हम लोग क्यूआरएस भी बोलते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि जो ये क्यूआरएस ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन जो है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को बताता है। और ये पॉइंट
आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को बताता है। समझ में आ गया होगा। और फिर ये एक बज गया, ये टी, ये क्या बताता है? ये पॉइंट जो है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को बताता है। मतलब वेंट्रिकल जो है वापस अपने पोजीशन में पहुंच रहा है, उसको ये बताता है, ये दर्शाता है। देखो है कुछ नहीं भाई, बस एक ग्राफ है जहाँ एक बार पी आया, एक बार उठा तो पता चल रहा कि ये, जैसे देखो यहाँ से चले, ये चले चले एक बार उठ गया, मतलब चलो जिंदा है यार। आर्टिकल जो है सिस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा और आगे गया, थोड़ा डाउन होकर ऊपर उठा, मतलब नहीं वेंट्रिकल भी काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर थोड़ा सा और नीचे आके वापस टी आया तो मतलब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स हो गया। यही टोटल इसका ग्राफ है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स हैं कि आर्टिकल सिस्टॉल कहाँ से होता है। अच्छा, एक और थोड़ा नोट में करके लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो QRS है ना, ये वाला QRS, ये जितना QRS 1 मिनट में हुआ वही हार्ट बीट हुआ। मतलब जितना ये जो QRS 1 मिनट में मान लीजिए 10 बार हुआ, तो पेशेंट का 1 मिनट में हार्ट रेट जो है 10 का हुआ। समझ रहे ना? नहीं समझे बताए। जैसे देखो हम लोग जितनी बार ये QRS बनते जाएगा, जितनी बार ये ग्राफ में आएगा उतनी बार उसका हृदय धड़क रहा है, और 1 मिनट में जितनी बार धड़का वही उसका हार्ट रेट हो गया। अब देखिए आर्ट्रियल सिस्टॉल किसको कहते हैं? आर्टिकल में क्यों बोल रहा हूँ यार। आर्ट्रियल सिस्टॉल क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो दोस्त आर्ट्रियल दोस्त आर्ट्रियल सिस्टॉल मिड ऑफ द पी से स्टार्ट होकर मिड ऑफ द आर तक आता है। इसको आर्ट्रियल सिस्टॉल कहते हैं। इट्स स्टार्ट फ्रॉम पी एंड एंड टू आर, लेकिन मिड से स्टार्ट होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मिड से पी से स्टार्ट हुआ और क्यू आर तक गया, इसको हम लोग आर्ट्रियल सिस्टॉल बोलते हैं। और ये कितने देर के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए होता है। अब वेंट्रियल सिस्टॉल कहाँ से होता है? वेंट्रियल सिस्टॉल इस आर से स्टार्ट होता है, इस आर से स्टार्ट होता है वेंट्रियल सिस्टॉल, और यहाँ तक जाता है हाफ ऑफ द टी। इसको वेंट्रियल सिस्टॉल हम लोग बोलते हैं। कितने देर के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए। अच्छा, तो एक चीज़ यहाँ समझ में आया ना कि डीपोलराइजेशन कितने देर के लिए होगा? डीपोलराइजेशन 0.4 सेकंड के लिए हुआ है ना। अब जॉइंट डायस्टॉल किसको कहते हैं? जॉइंट डायस्टॉल जब आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकल्स दोनों अपने रिलैक्सिंग मोड में पहुंच जाते हैं, उसको जॉइंट डायस्टॉल कहते हैं। जॉइंट डायस्टॉल कहाँ से स्टार्ट होगा? तो ये टी से स्टार्ट होगा यहाँ से, और अगले यहाँ तक, मतलब ये जो आगे का पी आएगा ना, तो जॉइंट डायस्टॉल जो है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये जॉइंट डायस्टॉल हो गया। ये कितने देर के लिए होगा? तो 0.4 सेकंड के लिए होगा। सो टोटल टाइम कितना लगा एक कंप्लीट ग्राफ को होने के लिए? देखिए आर्ट्रियल, हाँ इस पर मैंने सही बोला, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, 0.1 सेकंड इसमें लगा। फिर आर से डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ और टी तक आया, 0.3 सेकंड यहाँ तक लगा। और टी से वापस पी तक दोनों जॉइंट रिलैक्स कर रहे थे, वो 0.4 सेकंड के लिए हुआ। तो टोटल कितना एक साइकिल को कंप्लीट होने में लगा? 0.8 सेकंड। बस यही है, और कुछ है नहीं। अच्छा, एक और पॉइंट है कि बेसिकली
जब यहाँ से वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो रहा था तो आर्ट्रियल क्या कर रहा था, आर्ट्रियल रिलैक्स कर रहा था। तो बेसिकली आर्ट्रियल रिलैक्सिंग पॉइंट यहीं से आर से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट पी तक जाता है। तो आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन कितने देर आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन कितने देर के लिए हो रहा है? 0.7 सेकंड के लिए। बस यही है। ईसीजी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं कार्डियक डिसऑर्डर पर। कार्डियक डिसऑर्डर जो है 2-3 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, रटने वाला पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एरिथ्रोक्लोरोसिस जो है ये पहला डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के बीच में इस तरीके का ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज मतलब रास्ते में पत्थर, समझ लीजिए जैसे रास्ते में हम लोग चल रहे हैं तो उस रास्ते में चलते चलते बीच में जो है एक, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, ओट बोला जाता है उसको, या स्पीड ब्रेकर बोला जाता है उसको। तो उस स्पीड ब्रेकर के कारण जिस तरीके से गाड़ी धीरे हो जाती है, उसी तरीके से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इस ब्लॉकेज के कारण इधर धीरे धीरे फ्लो होता है। उससे क्या होता है, उससे लेस ऑक्सीजन मिलता है हार्ट, या लेस ब्लड मिलता है, जिससे लेस ऑक्सीजन मिलता है। और सिंस लेस ऑक्सीजन बॉडी में जाती है तो उस टाइम उस ऑक्सीजन को कम सप्लाई करने के कारण, या उस कम अमाउंट ऑफ ब्लड को सप्लाई करने के कारण हार्ट में एक दर्द महसूस होता है। उसको हम लोग एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं और एंजिना पेक्टोरिस कहते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो ब्लड फ्लो है, इस ब्लड फ्लो में ब्लॉकेज आ जाता है। क्यों, किसके कारण? तो फिब्रस टिश्यू के कारण, कैल्शियम के कारण, फैट्स के कारण और कोलेस्ट्रॉल के कारण। तो ब्लड में ब्लड फ्लो, ब्लड कैपिलरी, ब्लड में यार एक तो रात के 3 बजने वाले हैं और थोड़ा नींद आ रहा है इसलिए जो है कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं। जैसे आर्ट्रियल को ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, आर्ट्रियल सिस्टोल में बोलने में गलती हो रही है मेरे से। आई शुड वर्क ऑन दैट। या ओके, बैक टू द पॉइंट। तो जो ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज के कारण हल्का सा और इंस्टेंट जो है वो दर्द महसूस होता है। यही जो है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है। अब इसी में एक अगला डिजीज इसी के अंदर पढ़ना रहता है, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होता है जो कि ब्लड को लेकर आता है हार्ट में फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हेड। अब उसमें होता क्या है? होता उसमें कुछ नहीं है। उसमें होता क्या है कि उसके, जैसे ये ऐसे समझो, ये ब्लड वेसल्स है, उसमें कंप्लीट ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड फ्लो तो होगा नहीं, तो इधर ब्लड रहेगा नहीं। या फिर दूसरा कंडीशन ये हुआ कि ये ब्लॉकेज है जिसके कारण लेस ब्लड आ रहा है, जितना आना चाहिए था उससे कम ब्लड इधर आया, तो जो पेन स्टार्ट होगा हार्ट में उसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, और उस पेन को एक्यूट चेस्ट पेन बोलते हैं या एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब हार्ट अटैक क्या है? देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। हार्ट अटैक ये है कि ये ब्लड वेसल्स है, ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए तो इधर नो ब्लड आएगा। अब इधर ब्लड आएगा नहीं तो उस हार्ट मसल्स में 30% लेस, उस हार्ट मसल्स में O2 नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि हार्ट का कुछ पार्ट अप्रॉक्स 30% काम करना बंद कर देगा और इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं।
ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या है, थोड़ा डेफिनेशन देख ले। ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज फुल्ली ब्लॉक्ड। जो कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच है वो फुल्ली ब्लॉक कर दिया गया, जिसका रिजल्ट क्या होता है, नो सप्लाई ऑफ ब्लड, सो नो सप्लाई ऑफ O2 ब्लड, जिसका रिजल्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक होता है। पहले हार्ट अटैक में 30% ऑफ हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। अब कार्डियक अरेस्ट क्या हुआ, जब ये रिपीटेड बार बार होता है तो हर बार जैसे इस बार 30 हुआ, सेकंड में 60, थर्ड में 90, इसलिए लोग कहते हैं कि थर्ड हार्ट अटैक में लोग नहीं बचते हैं। कारण यही है कि हर बार जब भी हार्ट अटैक आएगा ना तो 30% हार्ट मसल्स को डैमेज करके जाता है, अप्रॉक्स 30%। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है, बार बार हार्ट अटैक आने से हार्ट ऑलमोस्ट काम करना बंद कर देती है, जिसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अच्छा, हार्ट फेलुअर क्या है, हार्ट फेलुअर जो है जब हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई करना बंद कर दे, या जब हार्ट जो है ब्लड सप्लाई कम कर दे, मतलब या तो कम्प्लीटली हार्ट जो है उसमें ब्लड फ्लो बंद हो जाए, हार्ट के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है, या तो ब्लड कम्प्लीटली रुक जाए हार्ट से बाहर निकलना, या फिर उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, कितनी, 5 से 3 लीटर, तो उसको हम लोग हार्ट फेलियर कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप जो है इसको एक बार फिर से देखें, नोट्स बनाएं, खुद का बनाएं, नहीं है तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा मैं रोक रहा हूँ भाई। सो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।